मॉर्निंग क्लास 11। आज का हमारा टॉपिक क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हो, वो इनमें से सभी लॉस को या कुछ ना कुछ लॉस को फॉलो करके ही रिएक्शंस हमारे कैरी ओवर होते हैं। सबसे पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। साइंटिस्ट के नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर वन बाय वन वी विल डिस्कस द लॉ। ये किसने दिया था? लेवाइसन। Next is law of definite proportion or constant proportion. It was given by Proust. Then third law is law of multiple proportions, given by Dalton. Clear? Law of reciprocal proportion, it was given by Richer. Then third, law of combining वॉल्यूम्स यानी कंबाइनिंग वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, ये गे-लुसैक्स लॉ भी कहलाता है। गे-लुसैक्स ने दिया था। करना क्या है, आपको ध्यान रखना है। हम एक बार सिंपली ब्रीफली सब पांचों लॉस के बारे में बताया दे रहे। ये क्या कहता था कि जो मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो बराबर है मास ऑफ रिएक्टेंट के डिक्रीज के, यानी जितना भी हमारा एनर्जी है या मासेज है वो कांस्टेंट रहते हैं। सेकेंड लॉ हमें क्या बताता था कि कंपाउंड्स जितने भी बन के आ रहे हैं वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बन के आ रहे हैं। हमेशा अगर हम बात करेंगे तो वाटर में जैसे रेशियो हमारा आता है 2:16 या सिंप्लीफाइड रेशियो हम क्या कहते थे 1:8 का, लेकिन H2O2 का वो रेशियो नहीं होगा। यानी हमने कहा वाटर H2O, सिंप्लीफाइड रेशियो उसका क्या है 1:8, लेकिन H2O2 में रेशियो क्या हो जाएगा 2:32, यानी कितना हो गया 1:16। तो हमेशा कोई भी कंपाउंड बन रहा है उसके जो डिफरेंट कंबाइनिंग एटम्स हैं एलिमेंट्स के, वो एक कांस्टेंट रेशियो में आके कंबाइन होंगे तब वो कंपाउंड फॉर्म करेंगे। मल्टीपल प्रोपोर्शंस का क्या होता है, ये पर्टिकुलरली ऑक्साइड्स में, या हम कह देते हैं कि एक मास हमारा फिक्स्ड है। जैसे हम बात करें कार्बन की, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। अब इसमें हम क्या देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम रेशियो निकालें तो C:2O का रेशियो कितना निकल के आएगा 12:16 मीन्स 3:4। लेकिन अगर हम डाइऑक्साइड में रेशियो निकालें तो ये कितना हो जाएगा 12:32 मीन्स 3:8। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये मास हमारा किसका है, कार्बन का, ये तो फिक्स्ड है। लेकिन जो चेंजिंग मास है किसका, ऑक्सीजन का, ये भी एक सिंपल रेशियो होल्ड कर रहा है, यानी 1:2 के रेशियो में बढ़ रहा है। जितने भी हमारे ऑक्साइड्स बन के आएंगे वो क्या होगा 1:2 के रेशियो में ही, या 3:4 सिंपल या मल्टीपल रेशियो में ही उसके डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे। अगर फिक्स्ड मास किसी एलिमेंट का, किसी मैटर का, किसी मटेरियल का दूसरे उससे कंबाइन करता है तो जो वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा उनके बीच में एक सिंप्लीफाइड रेशियो आप देखोगे। थर्ड आता है रेसिप्रोकल। ये क्या बताता है, एक फिक्स्ड मास में अगर हम देख रहे हैं तो 2 या 3 बन रहे हैं तो उनमें रेसिप्रोकली रिलेटेड होते हैं। कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, मोलर रेशियो और वॉल्यूम के टर्म्स में जब हम रिएक्शंस की स्टडी करते हैं तो जितने वॉल्यूम यूज होगा उसके हिसाब से ही रिएक्शन कैरी ओवर होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। और ध्यान रखिएगा इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इट स्टेट्स कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में जो टोटल मास है प्रोडक्ट का वो हमेशा किसके बराबर होगा, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। यानी एक सिंप्लीफाइड भाषा में अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, जो भी रिएक्टेंट होगा उसका मास हमेशा किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के। हम और इसको डिफाइन करने की बात करें तो हम कह सकते हैं मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सबसे पहले के जो इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, पहले एक एग्जांपल दे रहे हैं उससे न्यूमेरिकल्स भी समझ लेना। कई बार ऐसे होते हैं रिएक्शंस लिखे होते हैं, मासेस दिए होते हैं, आपको कैलकुलेट करना होता है, वेरीफाई करना होता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। या 2 में 3 अगर आपके पास हैं उसमें एंटाइटीज 2 दी हुई हैं, तीसरा आप सम टोटल करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमने कहा कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी जब हमने हीटिंग की तो हमें क्या मिल के आ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसियस स्टेट में आ रहा है, ये सॉलिड स्टेट में आ रहा है, ये भी सॉलिड स्टेट में। हम इसका अगर मास कैलकुलेट करें, यानी हम ये क्या कह सकते हैं यहाँ पे, अगर सिंपली भाषा में लिखें तो हम लिख सकते हैं ना कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हमको क्या दे रहा है, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है, और 1 मोल हमें क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक बात हम क्या लिख सकते हैं
कि अगर हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स इन विच यू कैन एक्सप्रेस दिस स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंसिंग। दूसरा मेथड क्या आता है कि अगर हम बात करें मोलर मास के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करने की बात करें तो इसका मास कितना हो जाएगा 40 कैल्शियम का, 12 हमारा किसका कार्बन का, ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 3 दैट इज 48। इसको टोटल कर लें 40 प्लस 12 प्लस 48 मीन्स इट इज 52 860 100 ग्राम्स। एक बात और हमारी क्या निकल के आई कि 100 ग्राम जब हम कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट हीटिंग करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इसको देखें 40 प्लस 16 मीन्स 56। ये हमारा किसका मास हो गया, एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड का। और जब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका कितना हो जाता है 44। फिर भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं 12 प्लस 32 44। तो ये टोटल हमारा मास किसका है, बात करें तो प्रोडक्ट्स का मास है। दो ही तो प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं इस रिएक्शन में, क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्विकलाइम किसको हम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है रिएक्टेंट। दिस इज द मास ऑफ रिएक्टेंट। ये कितना हो रहा है, ये भी 100 ग्राम हो रहा है, यानी ये लॉ हमारा प्रूफ हो रहा है कि 100 ग्राम रिएक्टेंट हमें क्या दे रहे हैं, 100 ग्राम प्रोडक्ट। एक तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आपको वैल्यूज दे रखी हैं, आपको उसको वेरीफाई करना है लॉ को, तो रिएक्शन तक कायदे से लिखना हो, क्योंकि समटाइम्स रिएक्शन हैज नॉट बीन गिवन। सेकंड जो एग्जांपल होता है वो एक देख लो। चलिए देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। क्वेश्चन हमने का हमारे पास है, क्या लिखा है इसमें कि 6.3 ग्राम of sodium bicarbonate is added to 15 gram of acetic acid solution. The CO2 form is allowed to escape। यानी CO2 जो हमारी बनी थी वो उसको हमने बाहर जाने दिया। The weight of the solution left is 1.8 ग्राम। जो solution बचा है उसका weight हमने कितना बताया, 1.8 ग्राम। What is the mass of the CO2 form? That CO2 which has been allowed to escape, इसका mass पूछा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, हमने क्या देखा, सोडियम बाइकार्बोनेट जब सोडियम एसिड जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा ये क्या बनाता है, सोडियम एसिटेट CH3CONA, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज क्या दी है, सॉल्यूशन का मास दे रखा है, यानी वाटर के साथ उसका मास दे रखा है, कितना दे रखा है 1.8। पहले हम रिएक्शन लिख लें, क्या लिखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 is going to react with acetic acid CH3COOH and it is forming sodium acetate plus water and carbon dioxide which is allowed to escape। ये हमारा सोडियम एसिटेट और वाटर मिला के क्या है, सॉल्यूशन। इसका मास कितना दिया है 1.8, और एसिटिक एसिड का मास कितना दिया है यहाँ पे 15 वेट के बेसिस पे, और सोडियम कार्बोनेट का वेट कितना दिया है 9। तो हम सिंपली अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखें उसके पहले हम ये चेक कर लें तो रिएक्शन हमारा बैलेंस होना चाहिए। इधर कितने, 2 हाइड्रोजन बैलेंस है। अगर हम बात करते हैं कार्बन की तो 3 कार्बन है, वो भी हमें बैलेंस दिखाई दे रहा है। 2 हमारा सोडियम एसिटेट में आ रहा है और 1 हमारा किस में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाम लिख लो इसको, हम क्या कहते हैं, सोडियम एसिटेट। What does this states कि 9 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 1.8 ग्राम प्लस वेट ऑफ सी। आ रही है बात समझिए। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा, एक मिनट, ये 1.8 नहीं है, ये 18 ग्राम है। ये वैल्यू लिखने में गड़बड़ हुआ, ये 18 ग्राम है। तो ये कितना हो गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। मास ऑफ CO2 निकालना है आपको 6 और ये 9 भी नहीं है, इट इज गड़बड़ 6.3 ग्राम है। उसको 9 ऐसा बना, ये 6.3 ग्राम है, ये 6.3 ग्राम है। ये कितना हो गया 21.3 ग्राम हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट। यही तो हमारा लॉ कहता था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हमने इसी चीज को अप्लाई कर दिया कैलकुलेटिव टर्म्स में, इज इक्वल टू 18 ग्राम प्लस वेट ऑफ CO2। अब ये कितना हो जाएगा, CO2 का वेट कितना हो जाएगा 21.3 माइनस 18 मीन्स 3.3 ग्राम इज द आंसर।
सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इस तरीके का इस वाले लॉ से बन सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था, प्राउस ने। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, उसमें हम रब कर दिए, उसके बाद ध्यान आया उसमें अलग ही किनारे हमने लिख रखा था नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। जो हम लोगों ने पहला लॉ देखा था कंजर्वेशन ऑफ मास का, उसकी एक लिमिटेशन थी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में हम उसको नहीं देख सकते क्योंकि न्यू एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। सिमिलरली इसकी हम बात करें तो आइसोटोप्स के केस में भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। आपको पता है क्योंकि कार्बन है वो 2-3 तरीके के आइसोटोप्स में एग्जिस्ट कर रहा है, 12, 13, 14। तो उस समय पे ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ हिल जाएगा, वैल्यूएबल नहीं रह जाएगा। क्या कहता है, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स, कोई भी केमिकल कंपाउंड जो हमारा है उसमें क्या होगा, सेम एलिमेंट्स एंड देयर proportions by mass is always definite and constant। अगर हम बात कर रहे हैं वाटर की, तो वाटर में जब भी हम रेशियो देखेंगे एच और ओ के बीच में कितना निकल के आएगा, 2:16, दैट इज 1:8। जब भी 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे दे विल ऑलवेज फॉर्म वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी आया एटमॉस्फेयर में, किसी के कंबस्शन से निकल के आया, मैग्नीशियम कार्बोनेट से निकले, कैल्शियम कार्बोनेट से निकले, तुम्हारे सोडियम कार्बोनेट से निकले, लेकिन उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ये 2 एलिमेंट से बनी है। कैसे बनी है, कार्बन और ऑक्सीजन से, जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल कार्बन का कंबाइन कर रहा है। वेट बेसिस पे इनका रेशियो कितना निकल के आएगा, 12:32, यानी 3:8। जब भी 3:8 के रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रही होगी, वो क्या फॉर्म कर रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। यही हमारा ये लॉ कहता है। एक क्वेश्चन इसमें दिया है, 0.5 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिजॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो क्या बनाएगी, सिल्वर नाइट्रेट। एंड जो सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ NaCl। तो उससे क्या हुआ, 0.66 ग्राम ऑफ AgCl इज फॉर्म। अगला एक एक्सपेरिमेंट इसी के साथ, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। 1 ग्राम ऑफ मेटालिक सिल्वर इज हीटेड इन ड्राई क्लोरीन, 1.3 ग्राम ऑफ AgCl इज फॉर्म। शो दीज डाटा कंफर्म द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। देख लो जरा इसको, देखो पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, मास ऑफ सिल्वर कितना है, यानी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की, यहाँ तक जो चल रहा था। इसमें मास ऑफ सिल्वर हमें कितना दिया, 0.5 ग्राम दिया, और उसका रिजल्टेंट क्या है, ट्रीटेड विद NaCl। जो सिल्वर नाइट्रेट बन के आया उसको हमने किससे ट्रीट किया है, NaCl के साथ। तो क्लोरीन का मास हमें निकालना है और AgCl का मास हमें दिया है। जब भी हम देखो, बात सब समझने की कोशिश करना, इसमें इन्होंने कहा सिल्वर का ट्रीटमेंट कराया किसके साथ, इन्होंने नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ। ये क्या बनाएगा, AgNO3, और 2 मॉलिक्यूल बना देगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। लेकिन इसका ट्रीटमेंट फर्दर किससे करा दिया, NaCl के साथ। ये क्या बना देगा, AgCl। तो 0.66 ग्राम ऑफ AgCl फॉर्म हो। तो Cl का मास कितना हो जाएगा, हमने कहा मास ऑफ AgCl हमें दे दिया है कितना, 0.66। तो मास ऑफ Cl हमारा क्या हो जाएगा, AgCl के मास से Ag का मास हम माइनस करते हैं, मीन्स 0.66 माइनस 0.5। इतना हम कर दें तो हमारा क्लोरीन का मास निकल आएगा। क्यों भाई, ये कितना आएगा, इतना आ गया 0.16। अब हम रेशियो निकाल लें, रेशियो ऑफ Ag to Cl, that is 0.16 to 0.5।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, आप करके देखिएगा 3.125। क्लियर। ये एक रेशियो निकल के आ रहा है पहले एक्सपेरिमेंट में। दूसरे में क्या दिया है, 1 ग्राम ऑफ मेटालिक सिल्वर, यानी मास ऑफ सिल्वर हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, दैट इज 1 ग्राम इज हीटेड इन डाइक्लोरीन एंड 1.3 ग्राम ऑफ AgCl। तो मास ऑफ AgCl कितना हुआ, अब ये बात ध्यान से समझना, 1.3 ग्राम AgCl का मास है, और ये AgCl किसकी वजह से बन के आ रही है, सिल्वर की वजह से। तो मास ऑफ Cl हमारा कितना हो जाएगा, माइनस करते हैं 1 माइनस 1.32, यानी 0.32 ग्राम हमारा किसका मास हो गया, क्लोरीन का। अब हम रेशियो निकाल लें किसका, इन दोनों का। अगर ये रेशियो सेम आ जाते हैं, रेशियो ऑफ Ag एंड C 1/0.32, ये कितना आ रहा है 3.125, यानी एग्जैक्टली हो सकता है कुछ फिगर्स कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो जाए आपकी, ये जरूरी नहीं, लेकिन हाँ लास्ट डिजिट वाला वही सिग्निफिकेंट का रूल करेंगे तो बिल्कुल सेम आना चाहिए। हम क्या देख रहे हैं, ये रेशियो इस एक्सपेरिमेंट का इसका बराबर है, यानी AgCl में हम क्या देख रहे हैं, एक कांस्टेंट कंपोजिशन का फॉर्मुलेशन चल रहा है। इसमें इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब हम आपको न्यूमेरिकल्स भी देंगे और बचे 3 लॉस नेक्स्ट डे।